हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स के अंदर, जहां पर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स कॉन्सेप्ट चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने हमारे इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। हमने इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है। आई होप आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो है यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर के सेशन को लेने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, जब हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो हमारे लिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो हो जाती है कि हम एक बार क्वेश्चंस और आंसर भी देख लें, ताकि हमें पता लग जाए कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं और उनके आपको आंसर्स किस तरीके से देने हैं। दूसरा इसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है बच्चों कि आपके कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। जो आपने पूरा लेक्चर वीडियो हमारा कवर किया, उसको समझा, उसमें कॉन्सेप्ट को समझा आपने, अब समय आ गया कि क्वेश्चन हम पढ़ें और उसके आंसर्स हम कैसे लिखने हैं ये हम सीखें, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे हो सकें और हमारी बोर्ड के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। इसीलिए ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। और यहाँ पर क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनके मीनिंग के बारे में डिस्कशन करूंगा। हालांकि आप लोगों ने ये सब जो है, जब हमने क्लास इसकी ली थी उसके अंदर हमने पूरा चीज कवर किया है, बट एक बार हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे ताकि एक रिकॉल हो जाएगा, हमारे लिए रिवीजन हो जाएगा बच्चों। और फिर उसके बाद हम हमारे क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप कि पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है बच्चों। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है कि जो भी हमारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, हमने पढ़ा हुआ है बेटा ये सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है बच्चों। जैसे कि हाउस होल्ड होता है ना, जैसे कि फर्म होती है, जैसे कि गवर्नमेंट होता है, और जैसे कि हमारा यहाँ पर रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड होता है। इन तीनों को अगर, इन चारों को अगर हम मिला लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है बेटा, मार्केट बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, मार्केट बन जाता है, ठीक है ना। और इन्हीं चारों के बीच में जो है गुड्स एंड सर्विसेज और इनकम फ्लो करती है, इसलिए इनको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो है हाउस होल्ड जो है फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देगा, तो फर्म यहाँ पर बदले में इनको क्या देगा, फैक्टर पेमेंट करेगा, जो कि फैक्टर इनकम हो जाएगी किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए। इज दैट क्लियर बच्चों। उसी तरीके से फर्म भी जो है गवर्नमेंट को चीजें बेचती है और गवर्नमेंट भी उन गुड्स एंड सर्विसेज का फर्म को पेमेंट करती है। ऐसे ही गवर्नमेंट भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी हमारे साथ में मनी फ्लो करता है। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर जो हमारी इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रही है बच्चों, उसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं बच्चों। देखो हम हमसे बुक की लैंग्वेज से पढ़ लेते हैं। देखो बुक की लैंग्वेज हमसे क्या बोल रही है बच्चों, इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी, इनकम और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। डिफरेंट सेक्टर कौन है, हमारे हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रॉ मटेरियल। ये हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं बेटा ऑफ द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के मतलब हमारी मार्केट के इन अ सर्कुलर फॉर्म, और ये हमारे इस तरीके से सर्कुलर फ्लो इसमें करती है बच्चों। इज दैट क्लियर बच्चों। उसके बाद बात करते हैं बेटा मनी फ्लो के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, मनी फ्लो के बारे में। हम इन चारों सेक्टर्स के बीच में मनी कैसे फ्लो होता है, सिर्फ उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। किस वजह से मनी फ्लो कर रहा है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे बच्चों, सिर्फ पैसों के बारे में करेंगे। जैसे फैक्टर इनकम क्यों हो रही है हाउस होल्ड की, क्योंकि फर्म यहाँ पर फैक्टर पेमेंट कर रहा है ना। तो सिर्फ हम पैसों के ऊपर बात करेंगे कि हाउस होल्ड की फैक्टर इनकम हो रही है और फैक्टर पेमेंट कर रहा है फर्म। इज दैट क्लियर। उसी तरीके से फर्म की इनकम हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रही है फर्म से, ठीक है। उसी तरीके से गवर्नमेंट की इनकम हो रही है क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमसे यहाँ से एक्सपोर्ट करके चीजें लेके जा रहा है या इंपोर्ट कर रहा है, तो हमारा पेमेंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा। तो जहां पर सिर्फ हम मनी के ऊपर बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो। देखो लिख भी रखा है, मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, सिर्फ फैक्टर इनकम। जैसे रेंट यहाँ पर पे किया जा रहा हो, इंटरेस्ट पे किया जा रहा हो, प्रॉफिट पे किया जा रहा हो, वेजेस पे किए जा रहे हो बच्चों, तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मनी के ऊपर बात कर रहे हैं कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर मनी कैसे फ्लो करेगा। सिर्फ मनी के ऊपर बात कर रहे हैं इन चारों सेक्टर्स को लेकर बेटा, तो दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो।
और इसको हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना बेटा, एग्जाम में अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए नॉमिनल फ्लो की तो समझ जाना वो आपसे मनी फ्लो के बारे में ही डिस्कशन कर रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों? आगे देखो, रियल फ्लो मतलब यहाँ पर अब हमें पैसों के बारे में कोई बात नहीं करनी है। इस सर्कुलर फ्लो में सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर रियल फ्लो की बात करनी है, पैसों की बात नहीं करनी है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर फर्म जो है हाउस होल्ड से क्या ले रहा है और हाउस होल्ड फर्म से क्या ले रहा है, गवर्नमेंट फर्म से क्या ले रही है और फर्म गवर्नमेंट को क्या दे रही है। ठीक है ना? तो इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड फर्म को दे रहा है, तो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म जो है हाउस होल्ड को दे रही है। तो यहाँ पर हमने पैसों की बात की बेटा, नहीं की ना। एक फिजिकल गुड्स या सर्विसेज की यहाँ पर जो है फ्लो हो रहा हो, एक फिजिकल गुड्स और फिजिकल सर्विस इन चारों सेक्टर के बीच में घूम रहा हो, दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो, और इसको फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। देखो लिख के रखा है बुक की लैंग्वेज में, रियल फ्लो ऑफ इनकम implies is the flow of factor services like land, labor, capital, etc. from the household sector to the producing sector and corresponding factor of goods and services from the producing sector to the household। बात वही आगे बेटा, मतलब यहाँ पर फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज इन चारों सेक्टर के बीच में जो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो। हम यहाँ पर पैसों को लेकर बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये रियल फ्लो हो गया बच्चों। जब पैसों को लेकर बात कर रहे हैं कि भाई इन चारों सेक्टर के बीच में पैसा घूम रहा है, मनी फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लोज के बारे में हम बोलेंगे बच्चों। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रहा है समझ में आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर इनकम। क्या होता है बेटा फैक्टर इनकम? समझते हैं। देखो फैक्टर इनकम मतलब ये होता है हम आपको कुछ गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, तब जाकर आप मुझे पैसे दे रहे हो जिससे मेरी इनकम हो रही है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। मैंने आपको कोई गुड्स एंड सर्विसेज दिया बेटा, तभी जाकर आपने मुझे पैसे दिए जिससे मेरी इनकम हुई, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। मतलब यहाँ पर एक दूसरे के पास में एक दूसरे को देने के लिए कोई ना कोई वैल्यूएबल चीज एक दूसरे के लिए होनी चाहिए, उसी को हम फैक्टर इनकम कहेंगे। देखो लिख रखा है इनकम अर्न। इनकम अर्न की गई, क्यों की गई? जब मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म को दिया, जैसे लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, तभी जाकर वहां पर फर्म ने मुझे पैसा दिया जो कि मेरे लिए फैक्टर इनकम हो गया। देखो लिख भी रखा है इनकम अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एक्सेट्रा बाय रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉन एज फैक्टर इनकम। फर्म ने मुझसे लैंड लिया, लेबर लिया, मशीन लिया, ठीक है ना, कैपिटल लिया, ठीक है ना, और बदले में उसने मुझे फैक्टर पेमेंट किया जो कि मेरी इनकम हो गई, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। इज दैट क्लियर बेटा? वो हर फैक्टर इनकम कहलाएगी जब बदले में आप कोई सामने वाले को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो और फिर वो आपको पैसे दे रहा है जिससे आपकी इनकम जनरेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही है बात समझ में आपको? चलो आगे देखते हैं। ये सब चीज़ हमने पढ़ रखी बट एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम लोग ताकि हमें समझ में अच्छे से आ जाए। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना बच्चों तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट वर्ड्स में यहाँ पर बोलकर इसको रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को। ट्रांसफर इनकम बेटा, अब सबसे सिंपल चीज़ है। फैक्टर इनकम में हमने क्या पढ़ा? जब सामने वाले को हम गुड्स एंड सर्विसेज देंगे तब जाकर वो हमें पेमेंट करेगा जिससे हमारी इनकम होगी, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। बट ट्रांसफर इनकम में क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ सामने वाले को पैसे देंगे, उससे बदले में हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं लेंगे, सिर्फ हम उसको पेमेंट करेंगे, उसको पैसे देंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। जैसे कि आप अपनी सैलरी में से अपने पेरेंट्स को पैसे देते हो ताकि वो अपना कंजप्शन पूरा कर सके, अपनी बेसिक नीड को पूरा कर सके, बट बदले में कोई गुड्स एंड सर्विसेज अपने पेरेंट्स से ले रहे हो क्या बेटा? आप नहीं ले रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। अगर आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दे रहे हो, रेगुलर वे में गिफ्ट देते हो, दैट इज ऑल्सो कम्स इन द पार्ट ऑफ द ट्रांसफर इनकम, क्योंकि बदले में आप उनसे कुछ भी नहीं ले रहे हो। बदले में अगर हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं तो फिर वो ट्रांसफर इनकम नहीं बेटा, फैक्टर इनकम कहलाएगा। क्योंकि फैक्टर इनकम क्या होता है बेटा? दोनों तरफा होता है ना? क्या होता है बेटा? दोनों तरफ से काम होगा। इधर से गुड्स एंड सर्विसेज आएगा तभी जाकर इधर से आपको पेमेंट मिलेगा जो कि आपकी इनकम होगी, है ना? तो बायलैटरल हो गया। यूनिलैटरल मतलब यहाँ पर क्या हो गया बेटा? यहाँ पर सिर्फ आपको देना ही देना है, लेना कुछ नहीं है। और देने में आप क्या देंगे? सिर्फ आप पैसे देंगे सामने वाले को, बदले में उससे ना तो कोई गुड्स लेंगे
ना ही कोई सर्विस लेंगे, इसीलिए इसको ट्रांसफर इनकम कहा गया है। इज दैट क्लियर बच्चों? जैसे पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, बेरोजगार भत्ता जो बेरोजगार लड़के लड़कियां होते हैं, लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट उनको पेमेंट करती है क्योंकि उनके पास में क्या नहीं है, उनके पास में जॉब्स नहीं है, उनके पास पैसे नहीं आते हैं, तो उनकी नॉर्मल जीविका को चलाने के लिए गवर्नमेंट बेरोजगार भत्ता, जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो दिया जाता है। ओल्ड एज पेंशन लोगों को दी जाती है ताकि वो अपने लिए कुछ खरीद कर कंजप्शन कर सके, यूज़ कर सके बेटा। बट बदले में गवर्नमेंट आपसे कुछ नहीं ले रही है। आप स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, बदले में गवर्नमेंट आपसे कुछ नहीं ले रही है। तो इन सब चीज़ों को ट्रांसफ़र इनकम कहा जाता है बच्चा। इज़ दैट क्लियर? चलो आगे देखते हैं बेटा। ट्रांसफ़र इनकम के 2 पार्ट होते हैं बेटा। एक करंट ट्रांसफ़र होता है, एक करंट ट्रांसफ़र होता है, एक कैपिटल ट्रांसफ़र होता है बेटा। अब करंट ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है? करंट ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि आप अपनी करंट इनकम में से पेमेंट कर रहे हो, पैसे दे रहे हो सामने वाले को, दैट इज कॉल्ड करंट ट्रांसफर। और करंट ट्रांसफर करने का आपका इंटेंशन क्या है? ताकि सामने वाला अपना कंजप्शन कर सके। जैसे एक गवर्नमेंट जो है अपनी करंट इनकम में से ओल्ड एज पेंशन दे रही है, वो करंट ट्रांसफर हो गया अपनी करंट इनकम में से, ठीक है ना? देखो लिख भी रखा है, ट्रांसफर मेड फ्रॉम द करंट इनकम ऑफ द पेयर। पेयर मतलब जो पेमेंट कर रहा है, जो पैसे दे रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो गवर्नमेंट जो है अपनी करंट इनकम में से ओल्ड एज पेंशन दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, तो इन सबको आप करंट ट्रांसफर बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे बेटा? करंट ट्रांसफर हम लोग इसको बोलेंगे। और करंट ट्रांसफर जो होता है ना, वो रेगुलर बेसिस पे दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने ओल्ड एज पेंशन चालू कर दी, बट इस महीने पेंशन दिया, अब 4 महीने तक पेंशन नहीं देगी, उसके बाद अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि आपको पेंशन देनी चाहिए तो देगी, अदरवाइज तब भी नहीं देगी। ऐसा नहीं है। आपको जो ओल्ड एज पेंशन है वो हर महीने मिलती है, तो वो हर महीने ही मिलेगी जब तक सामने वाला जिंदा रहेगा। मरने के बाद में खत्म हो जाएगा, बट जब तक जिंदा है तब तक उसको ओल्ड एज पेंशन मिलती रहेगी। ऐसे भी बेरोजगार भत्ता होता है बेटा, उसका एक समय होता है, बट ऐसा नहीं है कि 1 महीने 2 महीने दिया फिर बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, फिर गवर्नमेंट ने सोचा यार देना चाहिए तो दूंगा, नहीं चाहिए तो नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होता। मान लो सपोज करो बेरोजगार भत्ता गवर्नमेंट ने किसी व्यक्ति को अलाउड किया और उससे बोला हम आपको 4 साल या 3 साल के लिए देंगे, तो रेगुलर वे में दे रहे हैं ना बेटा, हर महीने देंगे, जब तक वादा किया जब तक देंगे, तो दैट इज कॉल्ड करंट ट्रांसफर। क्योंकि बदले में कुछ ले ही नहीं रहे ना, और वैसे भी ट्रांसफर इनकम के दोनों पार्ट है बेटा, तो बदले में तो कुछ ले ही नहीं रहे। इज दैट क्लियर? जैसे आप अपनी सैलरी में से अपने पेरेंट्स को कुछ पैसा देते हो ताकि वो अपनी जीविका को चला सकें, अपने कंजप्शन बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकें, बट आप बदले में अपने पेरेंट्स से ना तो कोई गुड्स ले रहे हो, ना कोई सर्विस ले रहे हो, तो बेटा वो भी क्या हो जाएगा? करंट ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि एक तो आप अपनी करंट इनकम में से दे रहे हो और बदले में अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड करंट ट्रांसफर। आपने गिफ्ट दिया, दैट इज ऑल्सो करंट ट्रांसफर। ठीक है, तो ये करंट ट्रांसफर कहलाता है बच्चों। देखो लिख भी रखा है, मैं एक बार आपको बुक की लैंग्वेज से पढ़ के बस समझा देता हूँ। ट्रांसफर्स मेड फ्रॉम द करंट इनकम ऑफ द पेयर एंड एडेड टू द करंट इनकम ऑफ द रिसिप्ट हु रिसीव फ्रॉम कंजप्शन। यहाँ पर इंटेंशन क्या है पैसे देने का? ताकि सामने वाला कंजप्शन कर सके, अपने कंजप्शन के ऊपर खर्चा कर सके, उसी को हम करंट ट्रांसफर बोलेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? नेक्स्ट देखो बेटा, कैपिटल ट्रांसफर। इज दैट क्लियर? अब कैपिटल ट्रांसफर के पीछे इंटेंशन कंजप्शन का नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है। इज दैट क्लियर? और ये पेमेंट जो होता है गवर्नमेंट अपनी वेल्थ में से देती है। वेल्थ मतलब गवर्नमेंट के पास में अगर कोई सेविंग्स है उसमें से देगी, गवर्नमेंट के पास कोई एसेट्स है उसको बेच कर देगी, ठीक है ना? तो यहाँ पर कैपिटल जो है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के पर्पस से हमारी फर्म्स को देती है और अपनी वेल्थ में से देगी। ठीक है बच्चों, अपनी वेल्थ में से देगी। और ये जो कैपिटल ट्रांसफर होता है ना, ये इररेगुलर होता है। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर गवर्नमेंट जो है आपको सब्सिडी नहीं देने वाली। गवर्नमेंट को लगेगा कि यार ये अब राइट समय है सब्सिडी देने का, तो गवर्नमेंट देगी। अदरवाइज गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं अब सब समय नहीं है, हमें सब्सिडी को बंद कर देना चाहिए, तो गवर्नमेंट उसको बंद कर देगी। और जब लगेगा दोबारा से लगेगा तो देगी, नहीं लगेगा तो नहीं देगी। दैट इज कॉल्ड कैपिटल ट्रांसफर, और ये इरेगुलर होता है। इज दैट क्लियर बेटा? जैसे इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स। अब इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स मतलब क्या होता है सर? सब्सिडी होता है। गवर्नमेंट को लगा कि यार मुझे अभी फर्म को सब्सिडी देना सही रहेगा ताकि लोग
इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उनको कॉस्टिंग कम पड़ेगी, कॉस्टिंग कम पड़ेगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो इकोनॉमी को फायदा होगा, इकोनॉमी को फायदा होगा तो गवर्नमेंट और पूरे देश को फायदा होगा। तो ये राइट समय है हमें सब्सिडी या मतलब इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स देना चाहिए, तो गवर्नमेंट देगी। इज दैट क्लियर? कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई एसेट्स 2 लाख रुपए की खरीदी, अब आपने उसको 4 लाख में बेच दिया, तो 2 लाख का आपको जो फायदा हुआ उस पर गवर्नमेंट टैक्स ले लेगा आपसे। तो ये भी क्या है, करंट कैपिटल ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि बदले में कुछ दे थोड़ी रही है ना, वो चीज चलनी चाहिए दिमाग। और इरेगुलर है, क्योंकि हर रोज या डेली बेसिस पर या हर महीने थोड़ी मैं अपनी एसेट्स बेचूंगा। लगेगा बेचना चाहिए तो बेचूंगा, नहीं लगेगा तो नहीं बेचूंगा। जब बेचूंगा जब भी टैक्स दूंगा, है ना, ऐसा तो नहीं बार बार बेचूंगा फिर टैक्स देता रहूंगा। इरेगुलर है, जब इच्छा हुई बेचा, जब नहीं हुई इच्छा तो नहीं बेचा। ऐसे ही वॉर डैमेजेस है। अब जब कंट्रीज के बीच में लड़ाई होती है तो बेटा बहुत सारे डैमेजेस होते हैं। उन डैमेजेस को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, अपनी वेल्थ का इस्तेमाल करना पड़ता है, अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, आ जाए बात तो एसेट्स भी बेचनी पड़ जाती है। दैट इज कॉल्ड कैपिटल ट्रांसफर। मैंने क्या बोला आपसे बच्चों, कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है, उसके पीछे इंटेंशन होता है इन्वेस्टमेंट का, ये इरेगुलर होता है, और गवर्नमेंट को इसका जो खर्चा होता है, या तो अपनी वेल्थ, जो वेल्थ होती है बेटा मतलब जैसे सेविंग्स में से यूज कर सकती है, या अपने कोई भी एसेट्स को बेचकर इन चीजों को पूरा कर सकती है। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को अच्छे से? अब देखो बच्चों, मैंने ना इसको और अच्छे से समझाने के लिए आपको थोड़ा क्लासिफिकेशन कर दिया, डिफरेंस कर दिया दोनों के बीच में, ताकि और भी अच्छे से आप कैपिटल और करंट ट्रांसफर को समझ सको। तो करंट ट्रांसफर लिखा हुआ मेड आउट ऑफ इनकम ऑफ द पेयर, मतलब यहाँ पर जो पेयर है वो अपनी करंट इनकम में से सामने वाले को पेमेंट करेगा, बिना इस इंटेंशन के कि सामने वाला आपको कोई गुड्स एंड सर्विसेज देगा। अगर सामने वाले ने आपको कोई गुड्स एंड सर्विसेज दे दी ना बेटा, तो फिर वो ना तो ट्रांसफर इनकम रहा, और ट्रांसफर इनकम का पार्ट करंट इनकम, करंट ट्रांसफर होता है तो वो रहेगा ही नहीं, वो फैक्टर इनकम बन जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो सामने वाला हमें कुछ नहीं देगा, बस हमें ही देना है उसको, तो ही वो ट्रांसफर इनकम कहलाएगा। और करंट ट्रांसफर मतलब क्या हो गया, आप अपनी करंट इनकम में से सामने वाले को पैसे दे रहे हो, तो उसे हम करंट ट्रांसफर कहेंगे। करंट ट्रांसफर रेगुलर बेसिस पे दिया जाता है। करंट ट्रांसफर का इंटेंशन जो होता है कंजप्शन पर्पस होता है बेटा। और यहाँ पर जो है मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया बच्चों, ये सब करंट ट्रांसफर होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, आगे देखो बेटा, कैपिटल ट्रांसफर इंटेंशन क्या है पीछे, इंटेंशन है इन्वेस्टमेंट का, बट इसको पहले समझते हैं हम। मेड आउट ऑफ द वेल्थ ऑफ द पेयर, जो पे करने वाला है वो अपनी करंट इनकम में से नहीं, अपनी वेल्थ में से, वेल्थ बोले तो सेविंग में से, ठीक है ना, या उसके पास कोई एसेट्स है तो उसको बेचकर वो इनमें पैसे देगा। और पैसे देने का जो इंटेंशन है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है, या फिर कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल को बनाना है ताकि लोग पैसा लें गवर्नमेंट से और उसको इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करें ताकि जाके मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा, गवर्नमेंट का भी फायदा हो। बट ये इरेगुलर बेसिस पर होता है बच्चों। गवर्नमेंट को लगा कि अभी सब्सिडी देना चाहिए तो गवर्नमेंट देगी, बट गवर्नमेंट को नहीं लगा कि ये समय अभी सही नहीं है सब्सिडी देने का, तो गवर्नमेंट नहीं देगी बच्चों। इस बात को भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि इरेगुलर बेसिस इसलिए बोला जा रहा है इसको, क्योंकि गवर्नमेंट को लगेगा तो देगी, गवर्नमेंट को नहीं लगेगा तो नहीं देगी। बट यहाँ पर करंट ट्रांसफर में क्या है, रेगुलर बेसिस पर देना पड़ेगा। अगर किसी बंदे की ओल्ड एज पेंशन पक्की हो गई तो हर महीने देना है गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं है कि नहीं यार ये अब सब सही समय नहीं है पेंशन देने का, बंद कर देना चाहिए, आगे भविष्य में लगेगा तो देंगे, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। पेंशन चालू हो गई, जब जब तक जिंदा है जब तक देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, और कहाँ से देनी पड़ेगी, अपनी करंट इनकम में से देनी पड़ेगी। बट कैपिटल ट्रांसफर में क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट को एक तो अपनी वेल्थ का इस्तेमाल करना पड़ता है, और दूसरा गवर्नमेंट को लगा कि यार ये सही समय है सब्सिडी देने का, लोगों को, फर्म को सब्सिडी देने का या लोगों को सब्सिडी देने का, तो देगी, अदरवाइज नहीं देगी, क्योंकि इसके पीछे का इंटेंशन इन्वेस्टमेंट का है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स मैंने आपको बताया सब्सिडीज होती हैं, गवर्नमेंट को लगा कि यार इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ बिजनेस में सब्सिडी देनी चाहिए ताकि इसके इस कैटेगरी के बिजनेस में बढ़ावा मिले लोगों को, ठीक है ना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करें, क्योंकि कॉस्टिंग कम हो रही है लोगों की, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो ये अच्छा रहेगा, तो सब्सिडी देनी चाहिए, नहीं लगेगा तो नहीं देगी। ऐसे ही कैपिटल ग्रांट टैक्स के बारे में मैंने आपको बताया बेटा, और ऐसे ही वो डैमेजेस होते हैं। ये था हमारा करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर के बारे में।
आगे देखो बच्चों, हमारा यहाँ पर क्या है, फाइनल गुड्स के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर बात करते हैं बच्चों? हम फाइनल गुड्स के ऊपर। अब फाइनल गुड्स मतलब क्या होता है? कोई भी गुड्स बनकर रेडी है अब यूज करने के लिए। पहली चीज तो ये समझ लो, कोई भी चीज है वो बनकर रेडी है, जिस पर्पस के लिए बनाई गई थी उस पर्पस के लिए यूज करने के लिए वो चीज रेडी है, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। इज दैट क्लियर? ये शर्ट मैंने पहन रखी है, बनकर तैयार हो गई, इसका इंटेंशन था इसको पहनने का, ये तैयार है, दैट इज कॉल्ड ये फाइनल गुड्स हो गया। बच्चों कंफ्यूजन रहता है कई बार, सर फाइनल गुड्स ढंग से समझ में नहीं आया, क्या होता है क्या होता है? तो सबसे आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रोडक्ट जिस इंटेंशन से बनाया गया है अब वो रेडी है उस पर्पस के लिए यूज में आने के लिए, तो उसे फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल गुड्स हम लोग बोलेंगे। इज दैट क्लियर? बट फाइनल गुड्स को यूज करने के मार्केट में दो इंटेंशन हो सकते हैं, दो अलग अलग बंदों के द्वारा। एक तो उस फाइनल प्रोडक्ट को अपने घर लेकर जा रहा है, किसके लिए? अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए। जैसे ये शर्ट मैं परचेस कर रहा हूं जिसके पीछे मेरा इंटेंशन है, जिसके पीछे मेरा इंटेंशन है कि मैं इसको यूज करूंगा पहनकर, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल कंजप्शन। दैट इज कॉल्ड पर्सनल कंजप्शन। यहां पर मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है, लाइक ब्रेड परचेज बाय कंज्यूमर। एक ब्रेड जो है हमने परचेज किया है, जिसके पीछे इंटेंशन क्या है बच्चों? कि इस ब्रेड का मैं इस्तेमाल करूंगा, भूख लग रही है इसलिए इसको खाऊंगा। इज दैट क्लियर? जैसे मैंने आपको अभी टी शर्ट अपनी शर्ट का एग्जांपल दिया, फाइनल गुड्स क्या हो गया? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, फाइनल गुड्स ये हो गया कि इस शर्ट को बनाने का इंटेंशन था कि इसको कोई पहन सके। अब ये शर्ट बनकर तैयार है, तो इसका जो पर्पस है वो पूरा हो गया, तो ये जो शर्ट है ये फाइनल गुड्स कहलाएगी। बट फाइनल गुड्स के परचेस करने के दो इंटेंशन हो सकते हैं। पहला इंटेंशन कि इस शर्ट को मैं इसलिए परचेस कर रहा हूं ताकि मैं इसको पहन सकूं अपने लिए, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल कंजप्शन। बट इस शर्ट को या इस जैसी बहुत सारी शर्ट्स को इसलिए परचेस कर रहा हूं ताकि अपनी दुकान पर ले जाकर वहां पर मैं और दूसरे कस्टमर्स को बेच सकूं, तो अब वो पर्सनल कंजप्शन नहीं रहा बच्चों, वो अब जो है इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। इज दैट क्लियर? इसमें मैंने एग्जांपल मशीन का और बिल्डिंग का दे रखा है, ठीक है ना। अगर मैंने कोई बिल्डिंग परचेज की है जिसमें इंटेंशन है मेरे रहने का, मैं अपनी फैमिली को वहां रखूंगा, हम लोग वहां रहेंगे, तो वो मेरा पर्सनल कंजप्शन हो गया। बट कोई बिल्डिंग मैंने परचेज करी जहां पर मुझे स्कूल या कोचिंग या किसी भी फैक्ट्री के लिए उसको यूज करना है, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट बन गया या फिर वो कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा बच्चों। तो हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। फाइनल गुड्स मतलब होता है वो गुड्स जो पर्पस जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उस पर्पस के लिए वो रेडी है यूज करने के लिए, वो होता है फाइनल गुड्स। बट उसको यूज करने के दो इंटेंशन मैंने आपको समझाया, जिसमें एक पर्सनल कंजप्शन हो गया बच्चों और एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है हमारा बच्चों। इज दैट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखो बच्चों, हमारा यहाँ पर क्या है? इंटरमीडिएट कंजप्शन है बच्चों। क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे अपन इसको। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब क्या होता है? ऐसा गुड्स जिसका अभी और भी हमें इस्तेमाल करना है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। ऐसा गुड्स जिसको इंटेंशनली इसलिए खरीदा जा रहा है कि मैं इसको इसलिए खरीद रहा हूं कि इसका एक प्रोडक्शन प्रोसेस करके इसको कोई दूसरी चीज में कन्वर्ट करूंगा, जिससे इसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे सपोज करो बच्चों, मैं किसान से गेहूं खरीद रहा हूं और मेरा उसके पीछे इंटेंशन ये है कि इस गेहूं से मैं प्रोडक्शन करके आटा बनाऊंगा इसका और उसको फिर मार्केट में बेचूंगा, तो वो गेहूं मेरे लिए इंटरमीडिएट हो गया, क्योंकि मैं उसको खरीदकर एक प्रोडक्शन प्रोसेस से उसको निकालूंगा, जिससे उस पूरे गेहूं की आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। फिर उसको गेहूं नहीं बोला जाएगा, गेहूं का आटा बोला जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब यह होता है, आ रहा है आपको समझ में, कि भाई हम जिस चीज को खरीद रहे हैं उसकी हमें आइडेंटिटी को चेंज करना है प्रोडक्शन प्रोसेस से, ये हमारा इंटेंशन है, हमें उसको कोई दूसरा रूप देना है बेचने के लिए, तो वो चीज मेरे लिए इंटरमीडिएट कंजप्शन हो जाएगी बच्चों। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखो, इसमें भी दो चीजें होती हैं, फर्दर प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, लाइक अब देखो बेटा यहां पर क्या होता है कि मैं अगर मान लो यहां पर शुगर परचेस कर रहा हूं, चीनी परचेस कर रहा हूं, शक्कर परचेस कर रहा हूं, जिसके पीछे मेरा इंटेंशन है कि मैं इससे ना अपनी दुकान के लिए मिठाई बनाऊंगा या फिर कोई केक बनाऊंगा,
तो दैट इज कोल्ड, वो क्या हो गया बेटा, वो शुगर मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गया बच्चों। क्या हो गया वो मेरे लिए, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? क्योंकि उसको परचेस करने के पीछे इंटेंशन क्या है मेरा, कि यार मैं इसको एक प्रोडक्शन प्रोसेस, एक 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 इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल करूंगा। इंग्रेडिएंट मतलब समझते हो ना, जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें मसाला वगैरह सब डालते हैं, तो वो मसाला वगैरह क्या कहलाता है, इंग्रेडिएंट। तो एक इंग्रेडिएंट के रूप में मैं शुगर को इस्तेमाल करूंगा, जिससे मैं एक नई चीज बनाऊंगा, लाइक स्वीट्स, लाइक केक, ये मैं बनाऊंगा। तो आइडेंटिटी चेंज हो गई ना, उसके मिलने से एक नया प्रोडक्ट बना और एक आइडेंटिटी चेंज हो गई। तो वो शुगर मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा बेटा, वो मेरे लिए एक इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ऐसे ही बेटा अगर मान लो मैं किसी प्रोडक्ट को इसलिए परचेस कर रहा हूं कि मैं उसको फर्दर रीसेल करूंगा। क्या करूंगा बच्चों, फर्दर रीसेल करूंगा। इज दैट क्लियर? जैसे मान लो एक कार डीलर ने एक कंपनी से कार परचेस की, बट इंटेंशन क्या है, उसको यूज करना नहीं है। अगर यूज करना होता तो वो कंजप्शन हो जाता, बट उसके पीछे उसका इंटेंशन है कि वो उस कार को दोबारा से और दूसरे कस्टमर्स को बेचेगा। उसका यही काम है। डीलर, कार डीलर या बाइक डीलर का यही काम है कि वो बड़ी बड़ी कंपनी से कार या बाइक परचेस करते हैं और कस्टमर्स को बेचते हैं। ये उनका रेगुलर बेसिस का काम है। दैट इज कॉल्ड, वो कार भी वो बाइक भी उस डीलर के लिए इंटरमीडिएट गुड्स ही होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? आई होप आपको बहुत अच्छे से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस करे, वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बच्चों। तो अब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो सेशन रहेगा, वो हम वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने यहाँ पर रिवीजन किए बेटा, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा, उसके अंदर हम लोग जो है यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं एग्जाम के अंदर, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और उसका आंसर आपको किस तरीके से देना है। और दूसरा, आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छे से पढ़ना बच्चों, हार्डवर्क कीजिए। हम आपके साथ में इसी तरीके से आपके साथ में मेहनत करते रहेंगे। तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करना बच्चों। तब तक के लिए हम आज इस क्लास को ब्रेक करते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।